स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विभा जयमन। आज कल वाले टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे। कल जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था उसको ही आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी से लाइव आ जाइए। कल हम लोग सैम्पलिंग के बारे में पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमने देख लिया था। इसके अलावा आज जो मेजर टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आता ही है, सैम्पलिंग टेक्निक्स, इस पे आज हम बात करेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? जैसा कि मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि सैम्पलिंग टेक्निक्स, जल्दी से लाइव आ जाइए आप पहले। सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो दो बेसिस पे डिवाइड की गई हैं। दो इनके आधार हैं जिस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो हमने दो प्रकार की सैम्पलिंग पढ़ी थी। जैसा कि आपको पता था, एक तो होता है संभावना न्यादर्श और एक है गैर संभावना न्यादर्श, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिखा हुआ है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेम ही है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना कि इनको किस आधार पे डिवाइड किया गया है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी ग्रुप है, उसमें से सबका चांस आना चाहिए, मैंने कोई ग्रुप सेलेक्ट किया और उस ग्रुप में से मैं ये बोलूँ कि सबका चांस आना चाहिए, हो सकता है हमारे पास ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक्यूरेसी हो ही कि हम सबका चांस आ ही जाएगा। 100 में से 10 बार ऐसा होता है कि सबका चांस ना आ पाए, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी तो, संभावना तो रहती है कि हमारा चांस आए या ना आए। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन। इसको इस आधार पे कि मतलब हमारा नंबर सबका नंबर आए, सबकी भागीदारी हो, तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और दूसरा वर्ड है नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब ये होता है जिसके अंदर, गुड इवनिंग बेटा, जिसमें सबकी भागीदारी होने की संभावना कम होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सबका नंबर आने के चांसेस रहते हैं, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में सबका नंबर नहीं आता है। इसमें बायसनेस आ जाती है, ये पक्षपातपूर्ण होती है। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि मैंने एक लॉटरी निकाली, मुझे लैपटॉप डिवाइड करने थे और मेरे पास 10 लैपटॉप थे और 100 जनों के बीच में मुझे डिवाइड करने थे। अब एक तो लॉटरी सिस्टम में ये होता है कि मैंने उन सबके नामों की एक चिट निकाली, है ना, उसको बैग में डाला और बैग में डाल के मैंने जो चिट निकालने वाला था उसके आँखों पे भी पट्टी बांध दी। ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि इसमें से एक एक करके 10 पर्चियाँ निकालो। तो अब उसमें अगर लास्ट तक देखा जाए तो सबकी संभावना तो ये रहेगी ना लास्ट तक कि सब का नंबर आएगा ही। तो इस प्रकार की जो सैम्पलिंग होती है जिसमें हम पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को कलेक्ट करते हैं, कुछ पर्सन्स को, या फिर हम ये कह सकते हैं कुछ यूनिट्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं और सबके आने की संभावना समान रहती है, सबके आने की समान भागीदारी रहती है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखें तो इसमें बायसनेस आ जाती है, ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सबके आने की संभावना बराबर नहीं होती है। लॉ ऑफ इक्वल चांस को ये फॉलो नहीं करती है। लॉ ऑफ इक्वल चांस मतलब यहाँ पे सबके आने की संभावना बराबर है, लेकिन यहाँ पर सबके आने की संभावना बराबर नहीं होती। जो रिसर्चर होता है वो अपनी बायसनेस से या अपनी खुद की इच्छा से वो सैम्पलिंग करता है या किसी न किसी को सेलेक्ट कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रकार की सैम्पलिंग को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इनमें क्या अंतर होता है, किसके अंदर कौन सी सैम्पलिंग? पहला तो ये आता है कि किस आधार पर इनको बांटा गया है। तो इनको बांटने का आधार जो है वो है रैंडमाइजेशन, यादृच्छिकरण। मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ को कैसे भी, आपने किसी भी तरह से बिना पक्षपातपूर्ण तरीके से सबको समान अवसर दिया, तो हम उसको बोलेंगे रैंडमाइजेशन। तो रैंडमाइजेशन की जो को फॉलो करता है, उस रूल को फॉलो करता है, वो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जबकि दूसरा वाला होता है उसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं आप? अब देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैंने यहाँ पे कुछ नोब्स रखे हुए हैं, ठीक है, कीज़ रखी हुई हैं जिनके सिरे पर कलर अलग अलग है। कुछ के सिर जो हैं वो ऑरेंज हैं, कुछ के ब्लू हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैं बिना सोचे समझे, बिना पक्षपातपूर्ण कोई सा भी की उठा लूँगी। मुझे ये कहा गया कि इनमें से 4 का सिलेक्शन करना है। गुड इवनिंग बेटा। मैंने ये कहा केवल 4 का सिलेक्शन करना है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में संभावना जो ये है, संभावित प्रतिचयन जो होगा, उसके अंदर मैं क्या करूँगी, कोई से भी 4 उठा लूँगी। इसमें कुछ भी आ सकता है, हो सकता है सारे ऑरेंज वाले आ जाएं, हो सकता है सारे ब्लू वाले आ जाएं, हो सकता है समान आ जाएं। तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो कुछ भी आ सकता है। इसमें जो रिसर्चर होता है उसकी बायसनेस नहीं होती, वो कोई पक्षपात नहीं कर सकता। उसके हाथ में एक थैला है और उसने थैले में से कोई सा भी की जो है वो निकाल ली, ठीक है। उस आधार पे हम कह देंगे कि ये सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, यानी ये पक्षपात रहित होती है। अब पक्षपात रहित होती है तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये भी होता है कि इसमें सैम्पलिंग एरर आने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है, यानी इसके अंदर त्रुटि आने की संभावना उतनी ही कम होती है। क्योंकि अगर हम सैंपल में लॉ ऑफ इक्वल चांस को, मतलब हम सबको इक्वल चांस देते हैं, तो एक बात सोचिए, अगर मैं अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के रख दूंगी और कोई अच्छा वाला रह जाएगा, तो उसका जो प्रतिनिधित्व करता, उस जिस गुण का प्रतिनिधित्व करता, तो वो गुण तो सैंपल में प्रदर्शित ही नहीं होता। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन जो होता है वो रैंडमाइजेशन से होता है, यानी यादृच्छिकरण से होता है। ये संयोग वश होता है, संयोग से कुछ भी आ जाए, रैंडमली मतलब संयोग से कुछ भी आ जाए, ठीक है। हमने एक थैले में कीज डाली तो संयोगवश हो सकता है सारी ऑरेंज वाली आ जाएं, हो सकता है सारी ब्लू वाली आ जाएं। तो ये संयोग ये एक पूरी तरह से संयोग पर निर्भर करता है कि कौन सी की आएगी,
अब देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब देखो, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर डिफरेंस दे रखा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये कहा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यहाँ पे कुछ गेम थी, बॉल्स थी, उसमें से मुझे कुछ बॉल्स का सिलेक्शन करना था। इतनी सारी बॉल्स हैं जिनमें से मुझे कुछ बॉल्स का सिलेक्शन करना था, तो मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के आधार पर अगर इसका सिलेक्शन किया तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये कहेगी कि आप अब बिना किसी पक्षपात के कहीं से भी कुछ भी उठा लो। तो मैंने एक यहाँ से उठा ली, एक यहाँ से उठा ली, एक यहाँ से उठा ली, कहीं से भी उठा ली। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैंने क्या किया है कि मैंने ये सोचा कि इस रो में से पूरे मेंबर्स को उठा लेती हूँ और इस रो में से पूरे मेंबर्स को उठा लेती हूँ। तो ये मेरा एक पक्षपातपूर्ण निर्णय हो गया। यहाँ मैंने पक्षपात किया है, जबकि यहाँ पे मैंने सबको, मतलब जब मैंने इनको सेलेक्ट किया तो उनके सबके सिलेक्शन के चांसेस इक्वल थे, सबके आने की संभावना उतनी ही थी जितनी की पहले की थी। लास्ट तक सबके आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर संभावना इस लाइन वालों की है या इस लाइन वालों की है, समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को समझना कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दो प्रकार की सैम्पलिंग होती हैं। उस आधार पे जो सैंपल होता है यानी न्यादर्श होता है उसको विभाजित किया जाता है। अब इसके प्रकार क्या क्या हैं? अच्छा, इसमें से कौन सी वाली सैम्पलिंग जो है वो बेटर होगी और कौन सी अच्छी नहीं होगी, इस आधार पे हम इसको देखते हैं। देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में अगर अपन देखें तो मैं ये कह सकती हूँ कि probability of each case being selected from the total population is not known। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है सबके आने की, है ना, किसी एक पर्सन के आने की जो संभावना होती है वो पता नहीं होती, किसी दूसरे का सिलेक्शन पहले ही कर लिया जाता है ना, कन्वीनियंस के आधार पे, अपनी सुविधा के आधार पे, किसी अपने पर्सनल जजमेंट के आधार पे उनका अपना सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन जो होता है वो रिसर्चर के द्वारा खुद ही कर लिया जाता है, पहले ही कर लिया जाता है, यानी बायसनेस आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये जो होती है वो इसमें रैंडम, ये जो एरर होती है यानी त्रुटि के आने की संभावना ज़्यादा होती है। त्रुटि के आने प्रोबेबिलिटी वाली गुड होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, रैंडमाइजेशन पाया जाता है, यादृच्छिकीकरण पाया जाता है, जिसके कारण सबके आने की समान संभावना रहती है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला गुण तो हम यही लिखेंगे कि इसके अंदर रैंडमाइजेशन पाया जाता है, यादृच्छिकीकरण पाया जाता है। हम संजोगवश किसी को भी ले सकते हैं, किसी का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, जो रिसर्चर बिना किसी भेदभाव के स्वयं ही निर्धारित करता है, मतलब उसको ये पता भी नहीं होता कि मैं किसका चयन कर रहा हूँ। ठीक है, रैंडमली, संजोगवश जिसका चयन हुआ उसको ही ले लिया जाता है। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करूं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होता है, मतलब इसके अंदर जो संजोग जो होता है वो नहीं होता। पक्षपातपूर्ण तरीके से जो रिसर्चर जो होता है वो अपनी बायसनेस भी दिखा सकता है, अपनी सुविधा भी देख सकता है, अपने जजमेंट के आधार पे किसी भी तरीके से वो क्या करता है, सैंपल का सिलेक्शन करता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ये डिफ्रेंशिएट करूँ इन दोनों को, क्लासीफाई करूँ इन दोनों को, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रैंडमाइजेशन ही है। रैंडमाइजेशन का मतलब संजोगवश जो संजोग से काम किया गया है, बिना किसी भेदभाव के काम किया गया है, उसको बोलेंगे रैंडमाइजेशन। और ये किस में आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है ना।
संभावना न्यादर्श में आता है। और इसके अलावा संभावना न्यादर्श में आता है, इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम नॉन रैंडमाइजेशन देखते हैं। इसके अंदर संभावना उसी की होती है जिसको रिसर्चर खुद सेलेक्ट करता है। अच्छा, अब मैं ये कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे रैंडमाइजेशन किया, यानी लॉ ऑफ इक्वल चांस को फॉलो किया। तो लॉ ऑफ इक्वल चांस ये कहता है कि सभी के आने की समान संभावना थी। तो जो एक यूनिट होती है, प्रत्येक यूनिट जो होती है वो पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करती है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि हर एक यूनिट जो होती है उसके अंदर संपूर्ण जो जनसंख्या होती है उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर निहित होती है। ठीक है, मतलब क्योंकि वो उसके अंदर वो सारे गुण होंगे जो कि संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में देखूं तो इसके अंदर क्या होता है कि मैं जो सैंपल का चयन करती हूँ, सैंपल में वो गुण नहीं होते जो कि संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बायसनेस के तहत, इसमें हमारी बायसनेस होती है क्योंकि इसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से हमने उसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि मैंने इस आधार पे जो निर्णय निकाले जाते हैं या फिर इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो उसके आधार पे मैं सामान्यीकरण भी कर सकती हूँ कि इस सैंपल का ये निर्णय आया तो इस जनसंख्या का ये ही निर्णय होगा। समझ में आ रहा है? एक छोटी सी सैंपल जो होता है, एक छोटा सा सैंपल जो होता है पूरी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर मैंने सैंपल के ऊपर कोई एनालिसिस किया, डेटा एनालिसिस किया, उसकी जनरलाइजेशन किया, तो उसके आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि इसके अंदर अगर सैंपल के अंदर ये गुण हैं तो ये जनसंख्या में ये वाले गुण होंगे, है ना। लेकिन यहाँ तो मैंने पक्षपातपूर्ण तरीके से गलत सैंपल का, मतलब मैंने अपनी मर्जी से सैंपल का चयन किया था। तो प्रत्येक सैंपल जो होता है, सैंपल की प्रत्येक यूनिट जो होती है वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इस कारण मैं इसको जनरलाइज भी नहीं कर सकती इस स्टेटमेंट को कि इस सैंपल से मैं ये कह सकती हूँ कि इस पॉपुलेशन में भी यही गुण होंगे। समझ में आया? अब जब मैं रैंडमाइजेशन कर रही हूँ, संजोगवश बिना किसी पक्षपात के सैंपल को ले रही हूँ, है ना, तो ये इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव भी होता है अगर ये देखा जाए, संभावना न्यादर्श विधि जो होती है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेता है, तो उसको ज़्यादा भागदौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुछ भी ले सकता है। पूरी जनसंख्या में से मान लो छोटा सा सैंपल लेना है तो उसने आगे के 2-4 ले लिए, तो एक तरह से ये लेस एक्सपेंसिव होती है, यानी इसके अंदर व्यय खर्चा जो होता है वो कम आता है। और थोड़ी सावधानी तो होती है क्योंकि रिसर्चर को, अगर शोधकर्ता को ज़्यादा परेशानी नहीं आती सैंपल कलेक्ट करते वक्त। क्यों? क्योंकि गुड इवनिंग सभी को बेटा, 4 बजे से होती है सोनी। ये चीज़ समझ में आई कि जब मैंने ये कहा कि ये लेस एक्सपेंसिव होती है, तो लेस एक्सपेंसिव है क्यों? क्योंकि इस स्थिति में देखना, क्योंकि एक रिसर्चर को बहुत बड़ा सैंपल लेना था, जो कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, राजस्थान, हरियाणा से लेना था। वो हरियाणा का था, तो उसने सैंपल ले लिया हरियाणा का। तो इस चीज़ को सोचना कि उसको बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तो नहीं जाना पड़ा ना। तो ये एक तरह से इसमें लेस एक्सपेंसिव इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी सुविधा से कम व्यय में एक सैंपल का सिलेक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन ये इतना अच्छा
रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा जो कि संपूर्ण जनसंख्या को, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, उसके बारे में हम ये कह सकें कि इस सैंपल में ये गुण हैं तो पूरी पॉपुलेशन में ये गुण होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें सैम्पलिंग एरर आने की संभावना पूरी रहती हैं, यानी त्रुटियां आने की संभावना पूरी रहती है। किसमें? क्योंकि अगर मैंने ये कहा कि पूरे इंडिया का सैंपल लेना है तो इंडिया के सारे स्टेट्स का सैंपल मुझे लेना चाहिए था, है ना, सारे स्टेट्स का लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तो केवल हरियाणा का ही ले लिया, तो वो तो हरियाणा के गुण ही दिखाएगा ना। अगर मैंने ये कहा कि साक्षरता दर देखनी है पूरे इंडिया में, है ना, और आप पूरे इंडिया में से सैंपल कलेक्ट करके लेके आओ, तो मैंने क्या किया, सुविधा के लिए केवल हरियाणा का सैंपल ले लिया, तो वो साक्षरता कहाँ की होगी, लिटरेसी कहाँ की होगी, वो केवल हरियाणा की होगी। उस आधार पे मैं ये नहीं कह सकती कि पूरे इंडिया की साक्षरता इतनी है, तो पूरी तरह से त्रुटि आने की संभावना रहती है, सैम्पलिंग एरर आने की संभावना रहती है ना। इस कारण पूरी तरह से ये बायसनेस पे आधारित होती है, पक्षपातपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें रिसर्चर जो होता है वो क्या करता है, अपने खुद उससे अपने बायसनेस से वो सैंपल का सिलेक्शन करता है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत मैं ये देखूं कि ये जो होती है वो इसमें लेस बायसनेस होती है, मतलब इसमें बायसनेस पक्षपातपूर्ण नहीं होती, क्योंकि इसमें सबको लॉ ऑफ इक्वल चांस को के रूल पर ये आधारित होती है, तो सबका नेतृत्व समान होता है, मतलब सब सैंपल में सभी सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो समान होता है। इस कारण इसके अंदर सैम्पलिंग एरर की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी मैं आपको इसको समझाने से पहले। अब देखिए, ये आपको दिख रही है, इसको दो भागों में बांटा गया है ना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, ये याद रखना, संभावना न्यादर्शन और गैर संभावना न्यादर्शन, है ना। तो रैंडम या फिर नॉन रैंडम, ठीक है, दो नाम हैं इसके, दोनों नामों से आती है एग्जाम में ये। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आता है कि आप इसमें से ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से निम्न में से कौन सा प्रकार है, सीधा क्वेश्चन आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में से इसमें से कौन सा प्रकार है, तो मैं बोल के बता देती हूँ एक बार। अगर मैं पहले बोलूँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अगर बोलती हूँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पहला प्रकार, दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरी है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चौथी है क्लस्टर सैम्पलिंग, और पांचवी है एरिया सैम्पलिंग, और छठी है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें, अभी आपको नाम याद नहीं होंगे, लेकिन अपन एक एक पढ़ेंगे तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। पहला है जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब देखो कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे इस आधार पे ही आप बिल्कुल इजीली देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे ये कहा कि ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं, कुछ एप्पल तो येलो थे, कुछ रेड थे, कुछ ग्रीन थे, है ना। अब मैंने क्या किया, इनमें कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बेसिस पे ही आपको सारी सैम्पलिंग समझ में आ जाएगी। ये पिक्चर्स आप देखो, ठीक है। अगर मैंने ये कहा कि ये पहली तो रैंडम सैम्पलिंग है, यानी सबको समान अवसर मिलना चाहिए, किसी का भी नंबर आ सकता है, पक्षपात नहीं है, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या हुआ कि मैंने कोई सी भी एप्पल रख ली, यानी मैंने अपनी मर्जी से एक उठा ली येलो वाली, एक उठा ली ग्रीन और दो उठा ली रेड। अपनी मर्जी से जिस पे हाथ गया वही उठा ली। तो मैंने इसको कहा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है। दूसरा है, एक है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आप इस चीज को देखना, स्ट्रेटिफाइड में क्या हो रहा है, स्तरित जिसको बोलते हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है, मैंने एक लाइन लगा दी रेड की, एक लाइन लगा दी येलो की, एक लाइन लगा दी ग्रीन की। ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसमें से रेड वाली रो में से एक रेड निकाल लिया, एक येलो निकाल लिया और एक ग्रीन निकाल लिया। यानी मैंने यहाँ पे पहले तो इनको इकट्ठा किया है, कैसे, रेड येलो ग्रीन के आधार पे। ठीक है। पहले यहाँ पे जब मैं कर रही थी, यहाँ पे ना तो मैंने इनको इकट्ठा किया था, कैसे भी किसी को भी उठा के मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये चीज़ देखना कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले रेड को अलग किया है, फिर येलो को अलग किया है, फिर मैंने क्या किया, ग्रीन को अलग किया है। फिर मैंने रेड में से अगर मुझे 3 ही सेलेक्ट करनी थी तो मैंने एक तो इस लाइन में से निकाल लिया, एक इसमें से निकाल लिया, एक इसमें से निकाल लिया। इस चीज़ को ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये जो सैम्पलिंग होती है ये स्ट्रेटिफाइड होती है, स्तरित सैम्पलिंग कहलाती है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ, ये आपको दिख रहे हैं कि सारे ही रेड हैं, सारे ही रेड हैं। अगर मैं ये बोलूं कि दो छोड़कर फिर दो छोड़कर फिर दो छोड़कर ऐसे लेने हैं, यानी मैंने 2 छोड़कर एक एप्पल रख लिया, फिर 2 छोड़े फिर एक एप्पल रख लिया, फिर 2 छोड़े फिर एक एप्पल रख लिया, फिर 2 छोड़े फिर एक एप्पल रख लिया। यानी 4 का सिलेक्शन मुझे करना था, जिसमें मैंने ये निर्धारित कर लिया कि मैं 2-2 के अंतर वाले जितने भी होंगे उनको उठा लूँगी। तो एक ये हुई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मतलब क्रम में मैंने इनको उठा लिया, वो क्रम मेरे अनुसार ही मैंने निर्धारित किया, है ना। उसी आधार पे मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। इनको इससे पूरी पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल को निकाल लिया। ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। देखो अंतर कितना है, एक में तो पूरा एक इसमें मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया था, हर तरह की कलरफुल वो थी एप्पल्स थी, और ना मैंने इनको डिफरेंशिएट किया था, जो मन में आया मैंने उठा के रख दिया। ये तो हो गई सिंपल रैंडम। लेकिन एक जिसकी जो मेरे हाथ में आया मैंने उठा के रख दिया, तो उसको सिंपल रैंडम बोल दिया मैंने। लेकिन दूसरे प्रकार की में देखो, मैंने पहले रेड वालों को जमाया है, दूसरे फिर येलो वाले को जमाया है, फिर तीसरे में ग्रीन वालों को जमाया है, फिर जमा के फिर मैंने एक तो रेड में से निकाला है, एक येलो में से निकाला है, एक ग्रीन में से निकाला है। ठीक है। अब यानी मुझे 3 ही सिलेक्ट करने थे, लेकिन मैंने जमा के किए हैं, है ना। इनको जमा लिया, है ना, स्ट्रेटा बना लिया मैंने। इस चीज़ को समझना। अब वो किस आधार पे बनाया है, क्या मैंने इनके गुण समान नहीं रखे, इन सब के गुण समान रखे हैं, यानी रेड वाली एप्पल एक साथ रखी हैं, येलो वाली एक साथ रखी हैं और ग्रीन वाली एक साथ रखी हैं। तो ये हो गए स्ट्रेटिफाइड। अब मेरे पास पॉपुलेशन कैसी भी है, मान लो हर तरह की बॉल होती है इसमें, और मैंने ये सोच लिया कि मैं 4 छोड़ के एप्पल लूँगी पॉपुलेशन के बेसिस पे। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने छोड़ दूँगी। अगर मुझे 4000 में से 400 ही सिलेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूँगी, कितने मतलब उस हिसाब से मैं 10-10 छोड़ दूँगी। 10-10 छोड़ के मैं उसमें से सैंपल निकाल लूँगी। यहाँ पे कम एप्पल थी तो मैंने क्या किया कि 2-2 छोड़ के एप्पल निकाल ली, क्योंकि मैंने 4 ही इसमें से सेलेक्ट करना था और 4 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसको मैं बोलूँगी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है। अब अगला देखना, अब क्या किया मैंने, एक और एग्जाम्पल है। देखो इन पिक्चर से ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या किया मैंने
उसी तरह से जैसे मैंने स्ट्रेटिफाइड किया था उसी तरह से आप देखो मैंने रेड, ग्रीन, येलो यहाँ बटे हुए हैं, है ना, उनको बांट लिया, लेकिन पूरा का पूरा एक ग्रुप उठा के ही अलग कर लिया, येलो को ही अलग कर लिया। ठीक है, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा अंतर है। पहले मैंने स्ट्रेटिफाइड में क्या किया था, एक रेड लिया था, एक येलो लिया था और एक ग्रीन लिया था। अब इसमें मैंने क्या किया, अलग अलग तो हैं ये एक दूसरे से, लेकिन पूरा क्लस्टर उठा के मैंने यहाँ रख लिया और उस आधार पे इसको सैंपल बना लिया जो कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग। ये चीज़ समझ में आ रही है? ये समझ में आई? पिक्चर समझ में आई सारी? क्या डिफरेंस है इसमें? अब देखो, इसी आधार पे अगर मैं ये कहती हूँ कि अब यहाँ तक जो सैम्पलिंग मैंने ली थी, इनके नाम देखना क्या था। एक तो थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी थी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरी थी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और चौथी थी क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। ये जो 4 प्रकार की सैम्पलिंग हैं, ये सैम्पलिंग जो होती हैं प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग कहलाती हैं। मतलब इसमें सबके आने की संभावना समान थी। अगर मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ली तो उसमें क्या किया, एक मिनट स्लाइड चेंज कर लो। ये चीज़ समझ में आई ना? पिक्चर्स में सबके आने की संभावना समान थी। अब ये चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा, पूरा ही अभी तो मैंने केवल पिक्चर्स दिखाई हैं। इस बेसिस के ऊपर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड में और सिस्टमैटिक में क्या होगा और क्लस्टर और सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा। एक मिनट, धीरे धीरे ये आपको समझ में तो आ गया ना। केवल नाम याद रखो पहले केवल, और पिक्चर्स याद रखो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या अंतर है। ठीक है, अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या किया, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि लॉटरी सिस्टम जो निकलता है उसी आधार पे हम इसको मान सकते हैं। अगर मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करवाई तो इसमें मैंने क्या किया कि वही वाला एग्जांपल दे देती हूँ, लैपटॉप वाला। जैसे मान लो 100 जनों के बीच में 10 जनों को लैपटॉप बांटना है, तो मैं क्या करूँगी, एक चिट मतलब 100 जनों में से 10 को बांटना है, तो मैं 100 जनों की चिट एक थैली में रखूँगी और उनको उससे मतलब बिना पक्षपात के एक एक करके 10 निकलवा लूँगी। जिसका नंबर आएगा वो ठीक है, जिसका नहीं आएगा वो ठीक है। समझ में आया? तो ये होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर से आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है। अच्छा, कौन सी वाली सैम्पलिंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, प्रोबेबिलिस्टिक या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक? आप जब पीएचडी करोगे तो रैंडम सैम्पलिंग लोगे या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग करोगे, लोगे या फिर रैंडम सैम्पलिंग को प्रेफरेंस दोगे? लैपटॉप को, बिल्कुल लैपटॉप को देंगे। बिल्कुल ये याद करने का तरीका सही है कि लैपटॉप को देंगे। इसमें हम बिल्कुल प्रेफरेंस लैपटॉप को देंगे। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसलिए ही अच्छी मानी जाती है, इट्स डिपेंड्स ऑन रिसर्च। बट बेटा फिर भी अगर देखा जाए कि कौन सी वाली सैम्पलिंग अच्छी होती है, रैंडम सैम्पलिंग हमेशा अच्छी होती है, हमेशा ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम जब एरर पढ़ेंगे तो एरर आने की संभावना बहुत कम हो जाती हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी में, है ना, संभावना न्यायदर्शन में। ठीक है, इसको यादृच्छिक न्यायदर्शन भी कहा जाता है।
ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल, रैंडम और सैम्पलिंग। सिंपल का मतलब है इक्वल, लॉ ऑफ इक्वल चांस, यानी सबके आने की संभावना होती है। सिंपल होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, सबके आने की संभावना एक समान होती है। जैसे अगर मैं सिक्का उछालूं तो हेड और टेल आने की संभावना दोनों है, ठीक है। लेकिन एक पिक्चर आई थी शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन लास्ट में शायद कौन मरा था, अमिताभ बच्चन ही मरा था क्या शोले में, है ना। उसमें क्या हुआ था कि लास्ट में जो कॉइन था उसमें उसको हेड ही कर दिया था, समझ रहे हो। तो उसमें प्रोबेबिलिटी तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी एक कॉइन को उछालने में 50% होती है, 50% चांसेस होते हैं दोनों के आने के। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने चेंज किया, है ना, कॉइन, तो दोनों तरफ हेड था। तो इस चीज़ को समझना, उस कंडीशन में जो इक्वलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाती है, समझ में आ रहा है। उसमें 50% नहीं रहती, 100% हो जाती है कि हेड ही आएगा। 50% तो जब होगी जब हेड और टेल होगा, तो ये समझ में आ रहा है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, यानी बराबर संभावना पाई जाती है सबके आने की, ठीक है। और ये स्वतंत्र होती है, बिल्कुल स्वतंत्र किस तरह से होती है, इसमें बायसनेस नहीं होती है। इसमें जो रिसर्चर होता है उसकी किसी प्रकार की बायसनेस नहीं होती है, उसने अपनी मर्जी से कोई सा भी सैंपल उठा लेना है, ठीक है। अब रैंडम का मतलब है, अच्छा धर्मेंद्र ने चेंज किया था क्या, ठीक है बेटा, धर्मेंद्र ने चेंज किया। लास्ट में धर्मेंद्र मरा था या अमिताभ बच्चन मरा था, मैं वापस देखूंगी शोले, ठीक है। अच्छा अमिताभ बच्चन ने किया था बेटा शायद, मुझे ये जहाँ तक लग रहा है। डिसाइड करना किसने किया था, ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग में हम इक्वल चांस देते हैं सबके आने के, ठीक है। अब सैम्पलिंग का मतलब है सिलेक्शन ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो सबका प्रतिनिधित्व करे उसका सिलेक्शन किया जाए। तो इसी आधार पर मैंने कह दिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, समझ में आया। वो सैम्पलिंग जिसमें सभी के आने की संभावना हो, साथ ही में वो सबका का समान प्रतिनिधित्व करे, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, तो उसको, हाँ अमिताभ बच्चन ने बदला था तभी तो वो खत्म हो गया था, बिल्कुल इशिता सही बोल रही है, ठीक है। अब आया समझ में। अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, संभावना न्यादर्शन जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्या होता है, किसके लिए बदला था बेटा, वो अपने आप ही बदल लिया था क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर दिया था और ये इक्वल प्रोबेबिलिटी पे नहीं था, रैंडम सैम्पलिंग नहीं की थी उन्होंने, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना कि अगर मैंने संभावना को समाप्त कर दिया, है ना, संभावना को समाप्त कर दिया तो नॉन प्रोबेबिलिटी आएगी, और संभावना थी यानी हेड और टेल आने की संभावना थी तो उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में लिया जाएगा। अमिताभ बच्चन मरा था तभी तो अमिताभ बच्चन ने चेंज किया था। चलो इस बात पे बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉल्स हैं, है ना, 5 कलर की बॉल्स हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक निकाला, रेड कलर की बॉल निकली, दूसरी बार निकाला, है ना, ग्रीन कलर की बॉल निकली, फिर तीसरी बार निकाला तो रेड कलर की बॉल निकल गई, तो रेड कलर की 2 बार निकल गई। तो इस कंडीशन में अगर मैं उस बॉल को वापस इसमें डाल देती हूँ या उसको निकाल लेती हूँ, इस आधार पे सैम्पलिंग को
जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब विद रिप्लेसमेंट में मैं क्या करूँगी, जो बॉल होगी वो वापस से इस बॉक्स में ही डाल दूँगी। जबकि अगर मेरे पास दो बार मैंने ये कहा कि मेरे पास दो बार रेड वापस आ गया, तो मैं एक चांस में तो मैंने वापस इस डिब्बे में डाल दिया, और दूसरी बार में मैंने क्या किया कि वापस उस डिब्बे में डाल के मैंने यहाँ से हटा ही दिया उस रेड को। तो ये दो प्रकार की सैम्पलिंग होती है। इनमें से ये आता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको ये याद रखना है, विद रिप्लेसमेंट। बेटा कल शोले देख लेना सब लोग, है ना, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा। विद रिप्लेसमेंट में मैं क्या करूँगी, उसको वापस डाल दूँगी बॉल को, और विदाउट रिप्लेसमेंट में मैं क्या करूँगी, उसको हटा दूँगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। तो ये इसके मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, किस किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। एक तो होता है लॉटरी मेथड। लॉटरी तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको लैपटॉप वाला बताया था, है ना। लैपटॉप का बताया था कि 100 जनों में से 10 जनों की मुझे लॉटरी। एक मिनट बेटा, अगर मुझे 100 जनों में से अगर 10 जनों की लॉटरी निकालनी है, तो लॉटरी में मैं क्या करूँगी, लॉटरी निकाल के सीधे सीधे से जैसे मान लो लैपटॉप जिसके हिस्से में आएगा वो चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूरी जनसंख्या जो होगी उनमें से मैं लॉटरी के माध्यम से कुछ जनों को सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो इस विधि को मैं क्या कहूँगी, लॉटरी मेथड। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगी, दूसरा मेथड जो होता है वो होता है टेबल ऑफ, ये पीपीटी मिल जाएगी, पीपीटी में हिंदी में भी दे रखा है, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना। दूसरी जो विधि होती है वो होती है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। इसमें क्या होता है कि हम रैंडमली कोई से नंबर, एक टेबल बना लेते हैं, पहले सारे नंबर लिख लेते हैं और उनके नंबर लिख के उनमें से रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। बस अंतर ये होता है कि लॉटरी मेथड में हम टेबल नहीं बनाते, जबकि इसमें हम टेबल बना लेते हैं। इसमें पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार की टेबल और बनी हुई होती है, उसका नाम है टिपिट, है ना, उनका नाम है टिपिट मेथड से उसको निकालते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी जो है वो होती है कॉइन टॉसिंग, कॉइन को टॉस करना। अगर मैं ये कहूँ कि टॉस करके मैंने ये देखा कि इसको तो ले लेंगे और इसको नहीं लेंगे, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, कॉइन टॉसिंग मेथड। ठीक है, एक इसी तरह से एक मेथड और होता है, उसको बोलते हैं फिश बॉल ड्रॉ। ये फिश बॉल ड्रॉ क्या होता है, इसमें भी एक तरह की जो फिश बॉल होती है फिश के आकार की, और उसके अंदर हम ड्रॉ निकालते हैं। ड्रॉ का मतलब समझ रहे हो, चिट होती है, उसको निकाल के देखते हैं कि इसको लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, जिन आधार पर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लॉटरी मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आजकल। जैसे भी आपने ये देखा होगा कि जब लॉटरी निकाली जाती है, जेडीए वगैरह के जैसे प्लॉट वगैरह के जो पट्टे वगैरह निकाले जाते हैं, तो क्या वो एक एक की लॉटरी वैसे निकालते हैं, एक एक की चिट बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे नंबर जो होते हैं वो कंप्यूटर में फीड होते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर में से रैंडमली कोई सा भी जो नंबर आता है वो ही विनर हो जाता है। इस आधार पे लॉटरी निकाली जाती है। तो ये थोड़ा पुराना मेथड भी है, पहले चला आता था, लेकिन नए तरीके से आजकल कंप्यूटराइज मेथड से हम उसी तरह से सैम्पलिंग में भी यूज़ करते हैं। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें हम पूरा डेटा डाल देते हैं और रैंडमली उनको सेलेक्ट कर देते हैं, और बहुत ऑथेंटिक मेथड होता है ये।
इसको अपनी रिसर्च में यूज़ किया जाता है। जब आप रिसर्च करते हो तो आपसे पूछा भी जाता है कि आपने किस प्रकार का मेथड यूज़ किया है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ की है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ की है। तो आप बोलोगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो बोलेंगे बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसमें एरर आने की संभावना बहुत कम होती है। समझ में आया? इसको करने के लिए एक विशेष प्रकार का गुण होता है, यानी हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा, तभी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। क्या? इसमें सभी जो व्यक्ति होंगे या फिर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, है ना, मेल ले रहे हो, फीमेल ले रहे हो, बच्चे ले रहे हो, है ना, किसी भी तरह का कुछ भी ले रहे हो, तो वो होमोजीनस होने चाहिए। होमोजीनस का मतलब होता है बिल्कुल एक समान होने चाहिए। यदि आप उनमें गुण एकदम बिल्कुल समान होंगे तभी आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकोगे। समझ में आ रहा है? जैसे लॉटरी जब निकाली जाती है तो ये बोल दिया जाता है कि इस आयु से लेकर इस आयु वर्ग के लोग ही इसको भरेंगे। ठीक है? अगर मैंने बोला कि स्कूल में किसी का एडमिशन करवाना है, किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो बच्चों के लिए लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है। तो लॉटरी कैसे निकाली जाती है? तो वो अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है तो 6 साल से कम के बच्चे लिए नहीं जाते। ठीक है? तो एक प्रॉपर एज निर्धारित कर दी जाती है और एज निर्धारित कर उसके आधार पे हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग मतलब उनमें से डेटा मतलब उनको कंप्यूटराइज कर देते हैं, उनके नंबरों को, नाम को, और जैसे ही कंप्यूटर के द्वारा उनको सेलेक्ट किया जाता है उस आधार पे हम क्या कर लेते हैं, वो पूरी की पूरी उस लॉटरी को देख लेते हैं और वो निकाल लेते हैं। तो लेकिन हमने लिया सैंपल होमोजीनस ना, समांगी लिया ना। समान का मतलब है 6 क्लास के लिए, इससे 6 साल से कम के बच्चे नहीं लेने, तो 7 साल से ज़्यादा के भी नहीं लेने हैं। तो बीच के मतलब उनकी आयु निर्धारित कर दी मैंने, तो एक से ही बच्चे होंगे, तो सैंपल क्या हो गया? होमोजीनस हो गया। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए एक आवश्यक होता है, देखो जैसे मैंने ये दिखाई थी आपको पीपीटी, ये वाली चीज़, 1 मिनट। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो गए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के? ये वाली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किस में आती है? ये प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में आती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है फर्स्ट ये। इसके बाद इसके अंदर सैंपल कैसा होना चाहिए? होमोजीनस होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, समान होना चाहिए, अदरवाइज इस प्रकार की सैम्पलिंग नहीं की जाएगी। ठीक है? तीसरा, ये किस किस मेथड से की जाएगी? ये लॉटरी सिस्टम से भी की जा सकती है, टिपिट मेथड से भी की जा सकती है ना। चौथे, इसके अलावा और कौन सा था? फिश बॉल मेथड से भी की जा सकती है और टॉस से भी किया जा सकता है, कॉइन को टॉस करके भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके क्या गुण हैं? इससे एरर आने की संभावना बहुत कम रहती है, सबसे ऑथेंटिक मेथड होता है। ठीक है? कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है? कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था इसको? बताओ, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? बताओ बच्चों, मैंने स्लाइड चालू कर दी है, देख के बताओ। 2 टाइप्स कौन कौन से थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में जैसे मान लो मैंने लॉटरी से अगर किसी की कोई संख्या रिपीट होती है या कोई कलर रिपीट होता है तो उसको या तो हटा देते हैं या फिर ले लेते हैं, है ना। अगर उसको वापस डाल देते हैं तो उसको विद रिप्लेसमेंट कहते हैं, और यदि उसको हटा देते हैं तो उसको विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल आने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस चीज़ को देखना, यहाँ पे एक ग्रुप था, अगर किसी को स्लाइड अच्छे से शो हो रही हो तो
स्लाइड अच्छे से दिख रही हो तो यहाँ पे ये ग्रुप है जिसके अंदर मतलब वृद्ध भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, यंग भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़की भी है, लड़का भी है। ये दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे ग्रुप दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे जने दिख रहे हैं। तो अगर मैं इस पूरे समूह को क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी पॉपुलेशन। अब ये हो सकता है पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, है ना, उसमें से मुझे कुछ लोगों को ही सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, जो जेंट्स थे उनको अलग कर दिया, फीमेल थी मतलब जेंट्स थे, मेल थे उनको अलग कर दिया, फीमेल थी उनको अलग कर दिया, और जो किड्स थे, बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, उनको अलग कर दिया। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। जो एक समूह बना हुआ था, जो कि एक पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन में से मैंने ग्रुप्स बना लिए, यानी इनको अलग अलग कर दिया, जो कि कुछ गुण रखते थे, अलग से रिप्रेजेंट करते थे। ओके बेटा, गूगल मीट का टाइम हो गया। ओके बेटा, ओके चलो इसको स्ट्रेटिफाइड कंप्लीट करूं। चलो कल इसको आगे बढ़ाएंगे, गूगल मीट पे चलते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा।